गुड आफ्टरनून बेटा। इसके पहले हमने आपको मालिकुलर बेस में बहुत सी चीज़ें हमने आपको डिस्कस कर लिया। डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए के टाइप्स, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लाइकोपेरान, जीन एंड जेनेटिक कोड, ये सब के लेक्चर्स हमने आपको प्रोवाइड कराए। अगर आपके पास कोई सेट्स ऑफ पेपर हो, ये पेपर इस साल का है, इसको आप देखेंगे तो इसमें से आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस आपको आए हैं। जैसे हमने आपको पढ़ाया था कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिफरेंट जीन इन लाइकोपेरान व्हेन इन ए स्विच ऑफ स्टेट। इस एक सेट है, सेट 3 है। इसी प्रकार से सेट 1 सेट 2 में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो लाइकोपेरान मॉडल हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया। एक सेट है जिसमें क्वेश्चंस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लेकर आया है, वो आपको डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले जो प्रीवियस लेक्चर हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा स्टडी किए होंगे तो आपको कंफर्म हुआ होगा। जो चीज़ें नहीं आई हैं उसको कंसल्ट करेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं। आजकल बायोटेक्नोलॉजी में आईपीसी को लेकर या बहुत से जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, या कभी कभी जो क्रिमिनल केसेस होती हैं, कहीं पे सुसाइड या मर्डर केसेस होती हैं, या कहीं पे क्राइम होता है, तो वो केस कहीं न कहीं वो पहुंचती है डीएनए लेवल पे, चाहे वह पैटर्निटी का केस हो। तो हर केसेस क्या होती हैं उसको ले जाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बहुत बिग नेम है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द एलेक्स जाफरी। तो एलेक्स जाफरी साहब ने इसको एक मॉड्यूलेट किया था, एक फार्मूलेशन के रूप में लाए थे। और इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर लालजी सिंह फर्स्ट टाइम इन्वेंट द मेथोडोलॉजी ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड फर्स्ट टाइम ही formulated the snake DNA fingerprint and then they formulated upon the human fingerprint। ये क्वेश्चन है कि why they know fingerprint, हम इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों कहते हैं? तो जहाँ से आप सैंपल ले सकते हैं, उस सैंपल से, चाहे अगर आप फुट प्रिंट से आपको मिलता है तो डीएनए फुट प्रिंटिंग होगी, अगर वह सलाइवा से आप लेते हैं सलाइवर प्रिंटिंग होगी। तो इट इज़ नॉट मेंशन, क्योंकि ये पहली बार थंब या फिंगर से ही लिया गया था। बेसिकली जितने भी डीएनए के डेटाबेस तैयार किए गए, दे आर बेस्ड अपॉन द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, तो फिंगर के बेस पर है। अब बात आती है कि एलेक्स जाफरी और डॉक्टर लालजी सिंह के दो नाम हैं जिन्होंने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के में वर्क किया है। हमने इसके बताया कि ह्यूमन के में कुल 6.4 इंटू 10⁻9 नंबर ऑफ बेस पेयर हैं और पैराडॉक्स वैल्यू है, सी पैराडॉक्स वैल्यू। अब बात होती है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अगर आप मेथोडोलॉजी की बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सी चीज़ें हम यूज करते हैं? तो जो पार्ट्स यूज करेंगे उसमें न्यूक्लियस होना चाहिए। जैसे ह्यूमन आरबीसी आर नॉट यूटिलाइज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हम ह्यूमन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सिर्फ जो है न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल्स आप ले सकते हैं। वह बोन हो सकती है, हेयर हो सकती है, सलाइवा हो सकती है, आप कहीं पर टच करते हैं वो आपको हो सकती है। तो कहीं पर भी आपके टॉवेल्स है, आपके टूथब्रश हैं, आपके कॉम्ब है, आप जो चीज़ें डेली यूज करते हैं, आपके कपड़े हैं, वो सभी एक डीएनए सैंपल के सोर्स हो सकते हैं। तो डीएनए में अधिकतर क्या होता है कि हम यूज़ करते हैं सैटेलाइट डीएनए और रेपिटेटिव डीएनए। जो सेल या जो सैंपल मिलता है वो सैंपल की न्यूक्लियस से हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं। तो आइसोलेशन में क्या होता है कि हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है जिसमें न्यूक्लियस से डीएनए को बाहर करती है। तो उस न्यूक्लियस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम का टेलोमेयर पार्ट होता है उसमें रेपिटेटिव सीक्वेंस ऑफ डीएनए होते हैं। ये जो रेपिटेटिव सीक्वेंस ऑफ डीएनए हैं इनको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। अब ये सैटेलाइट डीएनए होती हैं दो टाइप के होते हैं, एक माइक्रो सैटेलाइट, एक मिनी सैटेलाइट। हमने आपको पहले बताया कि जो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए होते हैं उसमें 6 से लेकर 10 बेस के जो एक डीएनए का फ्रैगमेंट होगा वो एक प्रकार का माइक्रो सैटेलाइट है। और जो जिसमें बेस 60 बेस से ज़्यादा होगा, या आप कह सकते हैं 6 to 10 बेस से ज़्यादा है, दैट इज़ कॉल्ड मिनी सैटेलाइट डीएनए। तो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, मिनी सैटेलाइट डीएनए, ये सैटेलाइट डीएनए के पार्ट हैं।
तो आप सेटेलाइट डीएनए या रेपिटेटिव डीएनए है क्या? डीएनए का वह पार्ट जिसमें किसी भी प्रकार की प्रोटीन को इनकोड करने की पावर नहीं होती है, उसे हम हाई क्वाइल्ड रेपिटेटिव डीएनए कहते हैं, या इसी डीएनए को कहा जाता है बेटा RAPD, और इसके फ्रैगमेंट को RFLP, रैंडम एक्सेस पॉलीमॉर्फिक डीएनए या रैंडम फ्रैगमेंट ऑफ लॉन्ग पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो यह सैटेलाइट डीएनए होता है ये एक प्रकार का पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, दिस शो द पॉलीमॉर्फिज्म। और इसमें क्या होता है कि एक टैंडम पॉलीमॉर्फिज्म है और एक बेटा बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो जो रैंडम एक्सेस पॉलीमॉर्फिक डीएनए है, रैंडम फ्रैगमेंट ऑफ लॉन्ग पॉलीमॉर्फिक डीएनए है, तो ये टाइप ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स हैं। और हमने पहले बताया कि जो RFLP या RAPD या रेपिटेटिव डीएनए होते हैं वह किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। तो ये एक प्रकार का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इंट्रोडक्शन है कि क्या क्या यूज कर रहे हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो स्टेप है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का आइसोलेशन कैसे करेंगे? पहली बात तो कि डीएनए को आइसोलेट करने के लिए हम यूज करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, आइसोलेशन ऑफ डीएनए बाय द हेल्प ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन। यह हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन होता है जिसमें क्या होता है किसी भी न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या सेल के सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस आउट करते हैं, और न्यूक्लियस के आउट होने के बाद हम क्या करते हैं कि उसमें से उसके डीएनए को आइसोलेट करते हैं। अब चूँकि जो डीएनए निकला वह रेपिटेटिव है, हाई क्वाइल्ड है, मींस वो सीक्वेंस एक दूसरे के साथ एकदम गुथे हुए हैं, वेटेड है, इसलिए उनको थोड़ा सा छोटा करना, मीन्स छोटे छोटे स्ट्रैंड में अगर उसको कन्वर्ट करना है तो हम एक एंजाइम यूज़ करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज restriction endonuclease is a kind of this molecular seizure या it is a kind of DNA knife which help in the cutting of DNA। तो जो ये DNA को कट करते हैं वो restriction endonuclease होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो DNA की वो सीक्वेंस है जो हाई सेटेलाइट हैं, जो हाई कॉम्पैक्ट हैं, उस DNA को क्या करते हैं, कट करते हैं। तो डाइजेशन ऑफ DNA बाई restriction endonuclease, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा उसको डाइजेस्ट करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। अब देखिए, अगर डीएनए के स्ट्रैंड, अगर आपको जो डीएनए सैंपल मिला है वह अगर छोटा है, वो आपको पास कम है, तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पीसीआर में। पीसीआर में क्या होता है, इसका एम्प्लीफिकेशन होता है। एम्प्लीफिकेशन क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे। Amplification is a kind of process where obtain a lot of DNA strand by the repetitive processing process। उस रिपीट प्रोसेस को रिपीट करके आप डीएनए ले सकते हैं। तो इसके बाद आप लिख सकते हैं कि आप पीसीआर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर डीएनए सैंपल ह्यूज अमाउंट में है तो उस डीएनए सैंपल से आप जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब कि उसी डीएनए को सैंपल को आगे ले जाएंगे। तो आगे स्टेप में क्या होगा, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस कई टाइप की होती है, पीडीएस पेज होती है, एक एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच सेपरेशन ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज। तो लेंथ के अकॉर्डिंग इसका अलग अलग करेंगे और उनमें चार्ज के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें फास्फेट ग्रुप है तो उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, उसमें शुगर है तो वह बेसिक है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस डीएनए के अगर फ्रेगमेंट्स बड़े बड़े होते हैं तो सेपरेशन ऑफ एगरोज जेल के बाद या पीसीआर के बाद हम क्या करते हैं, इसकी ब्लॉटिंग करते हैं। ब्लॉटिंग ऑफ डीएनए एंड ट्रांसफ़र ऑफ सिंथेटिक मेम्ब्रेन। क्या करेंगे, ब्लॉट मीन्स होता है काटना। तीन टाइप की ब्लॉटिंग होती है, साधारण ब्लॉटिंग डीएनए की कटिंग करते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए की करते हैं,
वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन की सीक्वेंसिंग करते हैं। तो सादर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग, 3 प्रकार की ब्लॉटिंग होगी। तो यहाँ पे हम सादर्न ब्लॉट यूज़ करेंगे और डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करके उसको ट्रांसफ़र कर देंगे नाइलॉन या नाइट्रोसेलुलोज की शीट पर, क्योंकि नाइलॉन या नाइट्रोसेलुलोज की जो शीट होती है उस पर हम जो एग्रोजेल है उसकी जो मॉइस्चर है वह नायलॉन की शीट क्या करें, इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। इसके बाद एब्जॉर्शन के बाद इसका हम VNTRS करेंगे। VNTRS क्या है, हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि VNTRS इज ए काइंड ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये होता है कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट सीक्वेंस। अब इसको अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करें कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट सीक्वेंस टाइप के डीएनए क्या होते हैं। जैसे सपोज दैट कि ये कोई डीएनए का स्ट्रैंड, इसके जो टैंडम जो सिरे हैं इसमें जैसे A T G C A T G C या A T इट इज ए काइंड ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट सीक्वेंस। ये वो सीक्वेंस है जिसको हम VNTRS डीएनए कहते हैं या VNTR कहा जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसकी हम लेबलिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ RNA फ्रेगमेंट, जिसको आपने कहा कि प्रोब बनाना। डीएनए प्रोब क्या होता है, इट इज ए काइंड ऑफ स्मॉल सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच कंटेन द स्पेसिफिक सीक्वेंस। जिसके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है उसी को हम कहते हैं इट इज ए काइंड ऑफ डीएनए प्रोब या इट इज ए काइंड ऑफ सीक्वेंस और कोडान ऑफ डीएनए। तो कोई स्पेशल कोड आ, जैसे कोई प्रोटीन आपने कहा AUG, तो AUG आप कोड बनाएंगे तो वह एक स्पेशल डीएनए प्रोब होगा। जैसे आपने मार्केट में एलिसा देखा होगा, ELIS एलिसा हेल्प इनटू द टेस्टिंग ऑफ द HIV, तो वो किसी स्पेशल केमिकल को देकर ट्रीट करता है। तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मेशन ऑफ VNTRS एंड ऑटो रेडियोग्राफी, इसको हम ऑटो रेडियोग्राफ करेंगे। रेडियोग्राफ के पास जो आपका विक्टिम है, जो डीएनए सैंपल है, उससे मैच कराते हैं। अगर वो मैच कर जाता है तो वो सैंपलिंग बेटर है। ठीक है, तब वो क्राइम किया है या जो आपको मटेरियल मिला है जहाँ से आप क्राइम सीन ने मर्डर किया है उसके डीएनए अगर मैच कर जाते हैं या किसी केस में डीएनए मैच करते हैं तो वह पर्टिकुलर विक्टिम है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, डिटेक्शन ऑफ द पैटर्निटी टेस्ट, इन फॉरेंसिक साइंस में काफ़ी एप्लीकेशन है क्रिमिनल चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। स्टडी ऑफ एवोल्यूशन के केसेस आप सॉल्व कर सकते हैं। और इन जेनेटिक कुंडली आने वाले दिनों में आप जो डॉक्टर्स हैं वो केवल आप पैथोलॉजी में अपनी रिपोर्ट लगाएंगे और वहाँ लगाने के बाद आपकी कुछ जेनेटिक कुंडली में डीएनए कुंडली बनेगी। आपको कौन सी दवा मेडिसिन सूट करती है, अप्रोप्रिएट मेडिसिन आपके कोडान पे कौन जाएगी, कि अभी तक मैक्सिमम डॉक्टर्स क्या करते हैं कि अंधेरे में क्लिप चलाते हैं और वो कौन सी एंटीबायोटिक्स आपको आपके कोड पर जाके अडाप्ट करती है, उसके लिए वो कोड बन जाएगा। तो आपको फीवर में कौन सी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं, या अगर कोई मेजर डिसऑर्डर होता है तो कौन सी डिजीज़ आपको बेनिफिट रहेगी, कौन सी मेडिसिन आप ले सकते हैं। तो ये बेटा पूरी तरह से है। तो आजकल इस पर आधार कार्ड आपने सुना होगा, ये भी जनरली बेस्ड है इसी पर। इट इज़ ए रीजन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इसमें बेटा एक मैंने आपको क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ म्यूटेशन आपको पढ़ाया था। हमने कहा कि हम आपको एक मॉलिक्यूलर बेस ऑफ म्यूटेशन का डिस्कशन करें। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशन में दो कैटेगरी हम लेंगे। एक तो है पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन के बाद एक है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और
एक है बेटा इसमें सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये कैटेगरी ऑफ म्यूटेशन है जिनको हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं, या 3 टाइप के म्यूटेशन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट अब हम आते हैं कि म्यूटेशन क्या है। हमने बताया कि म्यूटेशन इज ए काइंड ऑफ सडन चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। किसी भी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में अगर सडन चेंज हो जाता है, वह बाई केमिकल, बाई फिजिकल या बाई नेचुरल, वो म्यूटेशन होगा मॉलिक्यूलर बेस। इसके पहले हमने आपको क्रोमोसोमल पढ़ाया, जिसमें हमने कहा कि क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल म्यूटेशन, न्यूमेरिकल म्यूटेशन, जहाँ पे स्ट्रक्चर और नंबर में डिफरेंस होता था, तो उसको हम स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है कि जैसे किसी भी म्यूटेशन के स्पेसिफिक पॉइंट पे है, तो इसमें एक है नॉन सेंस म्यूटेशन और इसी में एक है मिसनेस म्यूटेशन, ठीक है। कुछ आप जेनेटिक कोड सीक्वेंस देखिए, जैसे AUG है और एक है GAA, ऑफ जेनेटिक कोड, और एक है बेटा GCA, और एक कोड आप यूज करेंगे GU, ठीक है। AUG जो है ये कोड करता है मैथियोनिन अमीनो एसिड को। आपने पढ़ा होगा इट इज ए काइंड ऑफ स्टार्टिंग कोडान, या स्टार्टिंग कोडान की तरह बिहेव करता है। और जो GAA है इट इज ए ग्लूटामिक एसिड, GLU, जिसको हमने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया में। और जो GCA है इट इज ए काइंड ऑफ एलानिन है, और ये जो GGU है इट इज ए काइंड ऑफ ग्लाइसिन, ठीक है बेटा। ये एक प्रकार के म्यूटेशन हैं। अब बात यह होती है कि मिसनेस म्यूटेशन की अगर बात करते हैं कि मिसनेस म्यूटेशन क्या है, कि किसी भी जेनेटिक कोड में, जैसे ये है, किसी भी जेनेटिक कोड का कोई भी लेटर, क्योंकि जेनेटिक कोड इज ए काइंड ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन, तो ट्रिपलेट कोडॉन में क्या होगा कि अगर हम किसी में भी म्यूटेशन करते हैं, जैसे मिसनेस म्यूटेशन की बात बता रहे हैं, मिसनेस म्यूटेशन में क्या होगा कि अगर सपोज दैट कि यहाँ पर जो ये है ग्लूटामिक एसिड में जो A है, अगर हम A की जगह पर C रख दें, A की जगह पर अगर हम C रख दें, तो यहाँ पे ये ग्लूटामिक एसिड बनाती थी, ग्लूटामिक अमीनो एसिड बनती थी, यहाँ पे बनेगी एस्पाराजीन या एस्पार्टिक एसिड। तो कहने का मतलब हुआ कि ये म्यूटेशन मिसनेस हो गया, मीन्स ग्लूटामिक एसिड की जगह पे आप एस्पार्टिक बनेगी। ये एक प्रकार की जो है मिसनेस म्यूटेशन है, दिस इज ए काइंड ऑफ मिसनेस म्यूटेशन। मिसनेस म्यूटेशन क्या है? अगर आप अल्टरेशन ऑफ कोडान बाई चेंजेज ऑफ बेस, माने ऐसा म्यूटेशन जो अल्टरनेशन करके वो चेंज हो जाता है, तो इसको कहा जाता है इट इज ए काइंड ऑफ मिसनेस म्यूटेशन। अब मिसनेस म्यूटेशन के बाद अगर हम नॉनसेंस म्यूटेशन की बात करें, और जैसे ना नॉनसेंस म्यूटेशन की बात हो रही है, AUG ये मैथियोनिन कोड करता है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब हुआ कि जिसमें किसी भी
जेनेटिक कोड के सीक्वेंस के चेंज होने से उस प्रोजनी में किसी प्रकार का म्यूटेशन नहीं आता है, वह नल म्यूटेशन है या वह प्रकार का नॉनसेंस म्यूटेशन है। जैसे हमने कहा कि हम यू के बदले क्या चेंज कर रहे हैं, यू क्या होगा, यू ए, यहाँ पे ए यू जी आएगा, जी सी ए आएगा और जी सी यू आएगा, तो सारी अमीनो एसिड बनेंगी। बट यहाँ पे आपने देखा कि ग्लूटामिक एसिड में जब यू चेंज हो गया ये कोई म्यूटेशन कॉज नहीं किया, क्योंकि ये एक प्रकार का स्टॉप कोडॉन है या नॉनसेंस कोडॉन है। तो दोज टाइप ऑफ म्यूटेशन विच काज बाय द जेनेटिक कोड चेंजेस या during the changes of genetic code any nonsense codon are specified into the alteration of gene is known nonsense codon या nonsense mutation। अब बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में बात होती है डिलीशन टाइप ऑफ म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट का मतलब हुआ कि कोई भी डीएनए का एक फ्रेम की यहाँ पे बात हो रही है, जैसे ये एक डीएनए का फ्रेम है जी ग्लूटामिक है, तो दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉज्ड बाय ड्यू टू द डिलीशन ऑफ जीन या डिलीशन ऑफ बेस। ओके, सपोज दैट कि अगर एक फ्रेम में चेंज होता है, अगर एक फ्रेम का कोई जेनेटिक कोड डिलीट हो जाता है तो सारा फ्रेम गायब हो जाएगा। जैसे उसने कहा कि श्रुति हैव ए रेड कैट। ओके, अब हमने कहा कि ये जो है डिलीट हो गया, जब ये डिलीट हो गया तो ये H इसकी जगह पे आया, U इसकी जगह पे आया, R इसकी जगह पे आएगा, T इसकी जगह पे आएगा, I यहाँ आएगा, H यहाँ आएगा, A यहाँ आएगा, V इसके स्थान पे आएगा। ये क्योंकि ये एक प्रकार का फ्रेम शिफ्ट है। R यहाँ आएगा, E यहाँ आएगा, C यहाँ आ जाएगा, A यहाँ आ जाएगा, लास्ट में डिलीशन। क्या हो गया बेटा, H U R T I H हो गया, A V A हो गया, R हो गया, C E P R A P डॉट। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि एक बेस गायब होने से यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पूरा का पूरा जो फ्रेम है वो कहीं न कहीं चेंज हुआ है। ठीक है, तो फ्रेम का मतलब हुआ कि अगर एक सीक्वेंस कहीं से गायब होता है तो वो पूरी की पूरी जो चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस प्रकार के म्यूटेशन को कहा जाता है इट इज ए काइंड ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या इट इज ए काइंड ऑफ फ्रेम शिफ्ट डिलीशन। और जैसे हमने कहा कि इस फ्रेम पर ए गायब हुआ तो ये बचा U G A G C A और G G U। अब इसको आप म्यूटेशन में दिखाइए, म्यूटेशन भी हो गया, ये U G G ये इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे हो गया A G, यहाँ पे हो गया C A G और यहाँ पे हो गया G U और ये डिलीशन। क्लियर? तो कहने का मतलब हुआ कि जो एक बेस डिलीट होगा उसी प्रकार से फिर ये डिलीट होगा, तो फिर ऐसे ऐसे रिलेशन में जाएगा। एक जो डिलीट होगा तो फिर यहाँ 2 पॉइंट डिलीट हो जाएगा, एक बेस और जाएगा, यहाँ तो 3 पॉइंट डिलीट हो जाएंगे। तो फ्रेम शिफ्ट का मतलब होता है कि व्हेन वन बेस सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक कोड आर डिलीट then another base are shifted toward the frame like manner, it is a kind of frame shift deletion।
ठीक है। अब बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ म्यूटेशन की बात करते हैं। ये समझ में आया? इसमें अगर एक डिलीट होगा तो सारे फ्रेम ये जेनेटिक कोड चेंज नहीं होगा, बस ये बेस क्या होगा, एक बेस आगे की तरफ शिफ्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, यू यहाँ पे आ जाएगा, जी यहाँ पे आ जाएगा, ये जी की जगह पे आ जाएगा। इस प्रकार से एक पॉइंट सब तक जाएंगे, डिलीशन आपको यहाँ पे मालूम हो जाएगा। अब आता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट नोटेशन में एक होता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन म्यूटेशन में क्या होता है, व्हेन change occur in frame, then purine change by purine and pyrimidine change by pyrimidine। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं AUGGCAGGU। ठीक है, अगर वो कर रहा है कि इसमें कोई चेंज आपको रहा, सब्स्टिट्यूट माने एक के बदले दूसरा बेस। अब जैसे अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट में ट्रांजिशन करना चाहते हैं तो कह रहा है कि प्यूरिन के बदले प्यूरिन, तो ये जी का जी ये क्या है, एडेनिन गुआनिन, जो प्यूरिन, तो एडेनिन के बदले क्या आएगा, ए, ये क्या हो गया, AUA। ये हो गया AUA, मतलब ये इसके बदले आया, प्यूरिन बदले। अगर आप दो बेस को बदले तो ये साइटोसिन और थाइमिन, सी के बदले टी आएगा, ए के बदले जी आएगा। और ये हो गया GTG। अगर तीनों बेस में चेंजेस आप चाहते हैं, C और ये एडेनिन गुआनिन साइटोथाइमिन, ये सी आएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का ट्रांजिशन है। दूसरा बेटा है यहाँ पर ट्रांसवर्जन, जो हमने क्रोमोसोम में पढ़ाया था वही चीजें सब है यहाँ पर। ट्रांसवर्जन में कह रहा कि चेंज ऑफ बेस ड्यू टू प्यूरिन टू pyrimidine और pyrimidine टू प्यूरिन। यहाँ पे क्या होगा कि प्यूरिन से प्यूरिन चेंज नहीं होगा, pyrimidine से प्यूरिन चेंज नहीं होंगे, यहाँ पर प्यूरिन से pyrimidine चेंज होगा। इसे देखिए, अगर हम यहाँ पे G को चेंज करेंगे तो G के साथ C आएगा, ये हो जाएगा AUC। ठीक, अगर इसको दो को चेंज करेंगे तो G आएगा, और G के C के साथ G जुड़ता है, A के साथ T जुड़ता है, A के साथ E जुड़ता है। तीनों में आप चेंज चाहते हैं तो CCA। ये जो चेंज हो रहा है ये सब्स्टिट्यूट टाइप ऑफ म्यूटेशन है, जहाँ पर क्या है कि प्यूरिन से pyrimidine चेंज हो जाएगा या pyrimidine से प्यूरिन चेंज हो जाएंगे। तो इट इज ए काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट टाइप ऑफ म्यूटेशन। तो इसमें एक थ्योरेटिकल टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मॉलिक्यूलर बेस वहाँ पे एंड हो जाएगा। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इस साल भी नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है इट में भी लास्ट ईयर के लिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ओके।